दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस एनालिसिस को लेकर आपके बीच में आए हैं वो उन ताज़ा तरीन खबरों के बीच में निकला है जहां लोगों की निगाह है कि आज क्या है और कल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव यदि देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, 4 राज्यों के चुनाव होने हैं। 2 की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और 2 की अभी होनी है। चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा न करना, ये उसका अपना फैसला है। यद्यपि अभी तक अगर हिंदुस्तान के इतिहास को देखा जाए तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन इस बार ना जाने क्यों चुनाव आयोग ने हरियाणा की चुनाव की घोषणा तो कर दी, क्योंकि हरियाणा में 3 नवंबर तक सरकार का गठन होना है और महाराष्ट्र में 26 या 23 है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 15-20 दिन के गैप में 1-1.5 महीने का गैप मायने रखता है। राजनीतिक चर्चाएं हुई, बहस हुई और कहीं न कहीं निशाने पे चुनाव आयोग भी रहा, क्योंकि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन जो भी हुआ है ये उसका अपना फैसला है, चुनाव आयोग का वो कर सकता है, लेकिन इसका फायदा किसी को हो गया है। और दोस्तों आपको जानकर ये पता चलेगा कि इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। अभी तक जो चुनाव के सर्वे, क्योंकि महाराष्ट्र डू और डाई की स्थिति थी भाजपा के लिए, महाराष्ट्र में भाजपा किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को खोना नहीं चाहती। ऐसा क्यों हुआ हम जरूर डिटेल बताएंगे। वही दूसरी तरफ हरियाणा और एक राज्य और है जहां चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर, काफी लंबे अरसे के बाद। इन दोनों जगहों पर इंडिया गठबंधन की मजबूत पकड़ सर्वे बता रहे हैं, यानी चुनाव में बदलाव निश्चित है। माहौल बदल रहा है, किधर जाएगा ये वक्त बताएगा। हम आते हैं इस पर डिटेल पे। उसके पहले आपसे वही गुजारिश, वही निवेदन एक बार फिर कि अगर अभी तक आपने दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो दिल्ली सहारा के इस यूट्यूब चैनल को आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं अकाउंट्स के, वहां जाके आप कोई भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों 4 राज्यों का चुनाव आज हो या 1 महीने बाद, 26 नवंबर के पहले पहले महाराष्ट्र सरकार का भी गठन हो जाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब चुनाव आयोग इसमें क्या भूमिका अदा करेगा, क्या कर रहा है, ये तो उसकी अपनी भूमिका है। इस पर जिसको सवाल उठा सकता है, लेकिन हमारा तो दृष्टिकोण ये कि क्या परिपक्वता नजर आ रही है, क्या वर्तमान हालात नजर आ रहे हैं, हम वो आपके सामने रख सकते हैं। हम चुनाव आयोग नहीं हैं, हम सरकार नहीं है। दोस्तों अगर आप पूरे पहले हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अभी तक जितने सर्वे आ रहे थे, या लोकसभा के चुनाव के हिसाब से अगर हम देखें तो ये निश्चित था कि इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन चुनाव की घोषणा महाराष्ट्र में ना होना सीधा सीधा भाजपा गठबंधन यानी महायुति का फायदा और इंडिया गठबंधन का नुकसान नजर आ रहा है। ये क्या है, किस परिदृश्य में है, हमें नहीं पता। लेकिन जो पहले सर्वे आए हैं, अभी भी सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे बताते हैं कि अब भाजपा कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। देखिए जो अभी आज एक सर्वे आया है उसमें बताया गया है कि ये क्योंकि कई सर्वे आए हुए हैं और हर सर्वे अपनी अपनी अलग अलग राय व्यक्त करते हैं कि भाजपा को लगभग 25.8% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को 18.6 वोट मिल रहे हैं, वहीं पे सिंधिया को जो है 16.2% वोट मिल रहे हैं और अजीत पवार को 5.2। अब आ जाइए कि क्या नाम है
इनका उद्धव ठाकरे को 17.6%, वहीं पवार को 6.2%। तो इस प्रकार से आप देखेंगे परसेंटेज भाजपा का कुछ मेंटेन हो पाया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में तो भाजपा को लगभग 105-103 सीट मिली थी। अब ये जो सर्वे बता रहा है कि इससे भाजपा को काफ़ी फायदा हो सकता है। कैसे? इसमें बीजेपी लगभग 95 से 105 के आसपास सीट पा सकती है, ये इनका सर्वे बता रहा है। और ऐसी कंडीशन में जो है कहीं ना कहीं जो शिंदे गुट है 19 से 20 सीटें और जो आपका अजीत पवार गुट है 7 से 12 सीटें, तो कुल मिलाकर के ये करीब 140-135 के आसपास पहुंच सकते हैं। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कम बैक हो रहा है, ऐसा नहीं कि महायुति जाके सरकार बना रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम बैक हो रहा है। एक लंबा गैप था, यानी कि जहां भाजपा 50-55 से ऊपर नहीं बढ़ रही थी वहां अब वो 90 के आसपास आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये कम बैक नजर आ रहा है। और लगभग 135-140 के आसपास की सीट आ रही है, भी सरकार नहीं बना सकती। वही दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार बना सकता है, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। उसी तरह एक लोकपाल का जो सर्वे आया है वो साफ बता रहा है कि उसमें महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन का जो दल है वो लगभग 155 से 165 सीटें जीत सकता है। और लगभग इसी से 10-15 सीट आगे लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे ही होता है। यानी कि उम्मीद महाविकास आघाड़ी की ज़्यादा है, लेकिन डर इस बात का है कि ये जो कमबैक हो रहा है खासतौर से भाजपा का, ये महाविकास आघाड़ी की खतरनाक संकेत है। क्योंकि अभी तक भाजपा एक काफ़ी लंबे पीछे थी। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव की तिथि की घोषित नहीं की गई, इसका पूरा फायदा भाजपा ने उठाया। कैसे? उनकी जो योजनाएं थी, जब चुनाव आता है तो सरकार भी जाग जाती है, पैसा भी फेंका जाता है, हर तरह की योजनाएं, और जनता को कैसे प्रभावित किया जाए। इन्होंने जो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की योजना थी, लाडली योजना, लाडली भाई योजना, ये सब यहाँ भी चलाना शुरू किया, लेकिन इनके पास वक्त नहीं था और वक्त मिल गया चुनाव आयोग के फैसले से। हम फिर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का अपना दायरा है, चुनाव आयोग अपना कोई फैसला दे सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का ये कदम, यद्यपि इसका चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है, चुनाव आयोग का ये कदम भाजपा को कहां मजबूत पकड़ बनाने में वापसी करके लेके आया है, वही महाविकास आघाड़ी का नुकसान का सौदा हुआ है। जिस सरकारी फैसले हैं वो ले सकते हैं, लेकिन फायदा भाजपा को हो गया, ये जो वक्त उसको मिला, और वहीं दूसरी तरफ जो है महाविकास आघाड़ी को इसका नुकसान हो रहा है। अब इन योजनाओं से सीधे जनता प्रभावित हो रही है, जनता को पैसा मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोबारा भाजपा की तरफ देखना शुरू कर रही है, और ये माहौल महाविकास आघाड़ी के लिए खतरनाक संकेत है। अब राहुल गांधी अमेरिका से आके क्या करेंगे? यद्यपि महाराष्ट्र के सर्वे बताते हैं कि महाराष्ट्र के लोग इस बार होल महाराष्ट्र के अंदर भाजपा के एवज में कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, महत्वपूर्ण दल के रूप में देख रहे हैं, जो बहुत पहले ऐसा होता रहा है। आज वो दूसरे अन्य दलों पर विश्वास उतना नहीं कर पा रहे हैं। ये बात चाहे आरक्षण की हो, चाहे संविधान की हो, चाहे मराठी मानुष की हो, कोई भी हो, इस पर वो कांग्रेस के प्रति उनका जो रवैया है वो काफी क्लीन दिख रहा है। क्या चुनाव आयोग कब चुनाव की घोषणा करेगा, कब चुनाव होंगे, कब परिणाम आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि महाराष्ट्र में फिलहाल जहां बीजेपी कमबैक कर रही है, वहीं कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण बहुत क्लियर है लोगों का। अब ये महायुति और महाविकास आघाड़ी क्या कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक नया डेवलपमेंट है। देखिए, राजनीति में कब कौन किसका दोस्त और दुश्मन बन जाए पता नहीं चलता। अजीत पवार ने शरद पवार अपने चाचा के साथ जो किया है, वो शायद अब भले ही अजीत पवार बार बार कह रहे हो कि मुझे परिवार को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन गलती हो चुकी है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और इसका फायदा उन्होंने किसको दिया? भाजपा को। क्योंकि अजीत पवार, चक्की पीसिंग वाले अजीत पवार भाजपा की गले की भी हड्डी बन गए हैं। भाजपा चाहती है कि सीधा अजीत पवार जाए, खुद चुनाव लड़े और शरद पवार को नुकसान पहुंचाए, उससे महाविकास आघाड़ी को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अजीत हैं कि छोड़ने का नाम नहीं लेते, जिएंगे यहीं, मरेंगे यहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा ना हो कि अजीत के चक्कर में महायुति भी डूब जाए।
और डूबती नैया पर कोई सवारी करना नहीं चाहता। अब देखिए, शरद पवार ने तय कर लिया है कि इन के इन प्रकार कैसे भी अजीत पवार की राजनीति खत्म करनी है। जिसने उसको धोखा दिया, उस 82 साल के शरद पवार ने ले लिया है कि किसी भी कीमत पर अब अजीत पवार को राजनीतिक रूप से इनको खत्म कर दो, क्योंकि ये व्यक्ति ने हमें ऐसे टाइम धोखा दिया है जब हमें इस शख्स की बहुत सख्त जरूरत थी। वो अपनी शरद पवार की बेटी के खिलाफ अपनी वाइफ को उसने खड़ा कर, यदि भी भारी मतों से चुनाव हार गई तो उसने राजसभा भेजा छगन भुजबल का टिकट काट करके। यानी वहां पे जिस छगन भुजबल ने शरद पवार का साथ छोड़ा, उसको भी एन मौके पर धोखा दे दिया। यह अजीत पवार की राजनीति है। लेकिन अब नया डेवलपमेंट क्या हुआ है? देखिए, मैं कहता हूँ, मैंने आपको बोला कि राजनीति कौन दोस्त है कौन दुश्मन है पता नहीं है। अभी लेटेस्ट खबर यह है, जो कि कहीं भी खबर नहीं है, शरद पवार की मुलाकात जो है एकनाथ शिंदे से हुई है, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। इसमें एक नजरिया और चल रहा है कि अगर अजीत दादा पवार को धोखा देना है तो भाजपा को भी धोखा दिया जा सकता है। शिंदे की एक लंबी मुलाकात हुई है शरद पवार से। ये मुलाकात क्या अंजाम देगी पता नहीं, क्योंकि शिंदे भी भाजपा के साथ बहुत असहज हैं। वो जानते हैं कि भाजपा उनका यूज कर रही है और कब उनको फायदा निकाल के किक आउट कर देगी पता नहीं, क्योंकि भाजपा की जो पॉलिसी है, अब कहीं भी देखिए, भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। अब सवाल जो क्षेत्रीय दलों ये बात उठाते हैं कि दिल्ली में तुम बड़े भाई पहले से बन के बैठे रहते हो, स्टेट में ही बड़े भाई बनोगे तो हमारी राजनीति कहां जाएगी? मोदी जी तो हटेंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे में शिंदे को भी एक पैसेज चाहिए, एक स्पेस चाहिए। वो स्पेस शरद पवार के पास मिल सकता है। अब ये महायुति में रहें तो भी याद रखिएगा, मेन बात यह है कि जहां जहां अजीत दादा पवार चुनाव लड़ेंगे, वहां पे एक रणनीति के तहत इनको खत्म करने की योजना है कि राजनीतिक रूप से इस सर न उठा सकें, और जो एक आध सीट मिलने की उम्मीद वो भी, और जब इनके पास कुछ नहीं रहेगा तो कोई इनको पूछेगा नहीं। और शरद पवार ने तय कर लिया है कि इनको महायुति में या एनसीपी में वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं। जिस प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों को शरद पवार ने जमीन से आसमान पे चढ़ा दिया, उन्होंने एक मिनट नहीं लगा शरद पवार को धोखा देते हुए। अब दोस्तों आइए अदर स्टेट में आते हैं, हरियाणा की तरफ। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की बयार चल रही है, और खासतौर से विनेश फोगाट के आने के बाद अगर आज उनकी आपने रैली देखी थी नॉमिनेशन की, तो आपको लगेगा पूरा गांव, पूरा हरियाणा सड़कों पर उतरा हुआ है। लाखों की भीड़ है केवल नॉमिनेशन में। यह बता रहा है कि कांग्रेस की लहर है, और विनेश फोगाट के आने के बाद कांग्रेस और मजबूत हुई है। तो हरियाणा में कांग्रेस की बयार है, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनकर के स्पष्ट बहुमत का सरकार बना सकती है। ये सर्वे बता रहे हो, वहां पे हालात नजर आ रहे हैं। अब आप गठबंधन करें या ना करें, क्योंकि मीडिया ऐसी खबरों को ज्यादा हवा देता है। अगर आप पिछले 2019 के चुनाव को देखें तो उसे मात्र 0.4%, यानी इनसे ज्यादा वोट जो है नोटा को मिले थे। ये है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हाल। हवाई फायर से कोई फायदा नहीं, सच्चाई, जमीनी सच्चाई ये है। अब देखिए, एक संभावनाएं होती हैं जब भी कोई चुनाव आता है, ना जाने क्यों, कैसे, क्या पता नहीं, यह ऊपर वाले का रहमो करम है कि आपके नेताओं की बेल हो जाती है। गुजरात चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ। अब हरियाणा का चुनाव है, कुछ ऐसी संभावना है कि चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। अब केजरीवाल आएंगे बाहर तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान? निश्चित रूप से केजरीवाल आएंगे बाहर, अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती जैसा लड़ रही है तो फायदा किसका होगा? भाजपा का। नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का। भले वो 4 वोट का नुकसान करे, क्योंकि हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि ऐसे छोटे मोटे दलों को वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। सॉरी, फिर भी अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कन्विंसिंग करेंगे और वोट मांगेंगे। तो इसमें
ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐन चुनाव के पहले आपके नेताओं की बेल कैसे हो जा रही है, और ये बेल होने के बाद वो नुकसान किसका पहुंचा रहे हैं? भाजपा का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, नुकसान वो कांग्रेस का पहुंचा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद जो स्थिति जम्मू कश्मीर की है, वहाँ पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत से सरकार बना लेगा। भाजपा ने भले ही छोटे छोटे दलों को चॉकलेट बांट दी, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब लड़ो, जिससे कि वो डिवाइड हो जाए। खासतौर से कांग्रेस का वो नेता जिसके कि कांग्रेस ने जमीन में आसमान तक उसको चढ़ाया, गुलाम नबी आज़ाद, लेकिन वो उसे पीठ में खंजर भोंका। मतलब कांग्रेस कभी बिलीव नहीं कर सकती जिस व्यक्ति को, जो एक विधायक का चुनाव जीतने लायक नहीं था, उसको उसने कहां तक पहुंचाया, लेकिन ऐन वक्त पर किसके इशारे पर उसने खंजर भोंका, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की जनता उसको सबक सिखाने का काम कर रही है। वो जम्मू कश्मीर के बाद जाता भी नहीं कहीं। ऐसे में ये माना जा सकता है सॉरी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा लगभग इंडिया गठबंधन के साथ है। महाराष्ट्र में टफ फाइट होने की उम्मीद अब हो रही है, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे राहुल गांधी का कैंपेन है और जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों की सहानुभूति है, जिनकी पार्टियों को बुरी तरह तोड़ा गया, उससे लगता है कि शायद महाविकास आघाड़ी एक टफ फाइट के बावजूद सरकार बनाने में सक्षम हो सकता है। फिलहाल भाजपा कमबैक हो रही, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये आकलन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक बात दोबारा कहूँगा, जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जाके वहाँ दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए आकलन के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।